द मास्टर प्रकाश क्लासेस आप सभी भावी अध्यापकों का बहुत बहुत स्वागत करता है। तो दोस्तों, आज हम पुनः अपनी प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आप लोग के मध्य उपस्थित हुए हैं, जिसमें सुपर टेट के 150 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए पहले हिंदी के 20 प्रश्नों को देख लेते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे सारे पोर्शन को हम लोग देखेंगे और हम उन्हीं प्रश्नों के आंसर को जिक्र करेंगे जो ऑप्शन के सही होंगे, क्योंकि कम समय में सारे प्रश्नों को देखना है और फटाफट करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है हमारा। पूछा जा रहा है इसमें कृतज्ञ और कृतघ्न का जो है सही शब्द अर्थभेद क्या है। तो इसमें कृतज्ञ का क्या अर्थ होता है, कृतघ्न का क्या अर्थ होता है, ये बताना है। तो आप लोग को मालूम होगा कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार मानने वाला, और कृतघ्न का अर्थ होता है कि उपकार को ना मानने वाला। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, सेम टाइप का प्रश्न है, लेकिन इसमें जो है दूसरा अर्थ शब्द दिया गया है। इसमें कलश और कुलिस का अर्थभेद बताना है। तो इसमें कलश का तात्पर्य सभी लोग जानते हैं घड़ा से है। ठीक, घड़ा इसमें भी है, लेकिन कुलिस का क्या तात्पर्य होता है, क्या अर्थ होता है। तो इसमें कुलिस का अर्थ जो होता है वो वज्र से है। ठीक, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगले में पवन शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो पवन का संधि विच्छेद आपका पो धन अन हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग भी अपने कमेंट को जो है सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। ठीक, जिससे कि आप लोग को भी जो है याद होता चले और कॉन्फिडेंस भी बना रहे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है उपकूल जो है शब्द, इसका कौन सा समास है। तो उपकूल में अपव्ययी भाव समास जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। पतझड़ का समास पूछा जा रहा है। तो आप लोग सब कमेंट करके बताइए कि इस पतझड़ जो शब्द है इसका क्या समास होता है, कौन सा समास है ये। कमेंट करके इसका उत्तर आप लोग बताइए, क्या समास इसका कौन सा सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा, जो कि पतझड़ का आंसर सी राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछा जा रहा है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव सभी लोग जानते हैं रति होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं। इस प्रश्न में जो है दोहा और रोला को मिलाने पर जो छंद बनता है, तो कौन सा छंद कहलाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कुंडलियाँ बनेगा। ठीक, अगर हम दोहे और रोले को क्रम से मिला देते हैं तो ये कुंडलियाँ छंद का जो है निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, एक यहाँ पे पंक्ति दी गई है जिसमें अवधिशिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। तो इसमें जो है पूछा जा रहा है कि कौन सा संधि है। तो इसमें जो संधि है उसके बारे में देखते हैं। तो दोहा, सोरठा, रोला और बरवे है। तो बताइए कौन सा सही होगा इसका। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन बिल्कुल जो है क्या कहते हैं, ये डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बरवे छंद के अंतर्गत आएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये जो है बरवे चौथा डी सही हो जाएगा आपका। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में अवर का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। तो अवर का विलोम शब्द प्रवर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल राइट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये मत देखिएगा कि हवा का पर्यायवाची नहीं भी देखना है आपको, अन्यथा आप लोग प्रश्न को ऐसे ही अधिकांश लोग जो है गलत करते हैं।
तो इसमें वायु भी हवा का पर्यायवाची होता है, बयार भी होता है, समीर भी होता है, लेकिन ये ध्वज जो है ये ध्वज झंडा का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है। तो बादल का पर्यायवाची 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा होगा इसमें ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सही होगा बादल का पर्यायवाची आपका ये अम्बुज हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक, अम्बुज बादल का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट में तद्भव शब्द को पूछा जा रहा है। तो इसमें चारों ऑप्शन में कौन सा तद्भव शब्द है। तो तद्भव जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मुँह जो है ये तद्भव शब्द है, ठीक, क्योंकि जिस शब्द के ऊपर चांद बिंदी लगा होता है वो सारे तद्भव शब्द के अंतर्गत आते हैं, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आय स्वर नहीं है। तो आय जो है किस प्रकार का स्वर नहीं है। तो इसमें आय जो है वो स्नेह शब्द स्वर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्यास का संधि विच्छेद करना है। जो प्यास शब्द है इसको वर्णों में तोड़ना है एक एक करके। तो इसको तोड़ते हैं, चलते हैं, देखते हैं इसका कौन सा आंसर सही होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो होगा अधप्पा से ये पा के नीचे जो है ये हलंत का चिन्ह लगेगा और या के नीचे भी, ठीक। उसके बाद ये बड़ा अलग हो जाएगा। उसके बाद ये सा के नीचे लगकर छोटा इसमें से निकाल लिया जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। एक काम हम लोग और कर सकते थे, यहाँ पे बड़ा आ को जो है 2 बार आ करके लिख सकते थे। अगर ये लिखा होता ऑप्शन में तो वो भी ऑप्शन सही हो जाता, ठीक, लेकिन ऐसा कहीं मिल नहीं रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगले में पूछा जा रहा है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति जो है किससे हुई है। तो हिंदी की मूल उत्पत्ति जो है किससे हुई है ये बताना है। तो सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी का जो है उत्पत्ति हुआ है। यही ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका पूछा जा रहा है इसमें कि पंक्तियाँ दिया गया है और इसको पढ़ना है। आप लोग पंक्तियों को पढ़ें और हमने जो है इसको पढ़ लिया, ठीक। देखते हैं, दिखाते हैं, आप लोग पढ़िएगा इसको और उस वीडियो को रोक करके पढ़िएगा, इसको भी पढ़ लीजिएगा। चलिए प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, इस पंक्ति में जो है क्या बताया जा रहा है ये पूछ रहा है। इसमें इसका तात्पर्य यह है कि इस पंक्ति का तात्पर्य क्या है। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा देखते हैं कौन सा सही होगा। तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें भूरे काले बादल आकाश में घिर आए हैं, इसी का तात्पर्य है कि मेघ जो है बनठन के संवर के आए हैं, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मेघों के आने से कैसा लगता है ये बताना है इसमें। तो जब मेघ आते हैं तो किस प्रकार का कैसा लगता है, कैसा फील होता है पंक्ति के अनुसार से। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मानो गांव में शहर के मेहमान आए हों, इस प्रकार का मालूम होने लगता है, ऐसा फील होता है, ठीक। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बरस बाद सुध लीन्ही, इस पंक्ति का भाव क्या है। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि बादल एक बरस के बाद आए हैं, इसका तात्पर्य यही है, बरस बाद सुध लेनी, ठीक। नेक्स्ट को देखते हैं। इस कविता का में जो है अलंकार कौन सा अलंकार है। इस कविता में जो कविता ऊपर लिखी गई है, पंक्ति लिखी गई हैं सारे, उसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो इसमें जो है प्राकृतिक का वर्णन किया जा रहा है, ठीक। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका वो प्रकृति का जो वर्णन किया जा रहा है वो मानवों को लेकर के किया जा रहा है, इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर उसका इसका, ठीक। नेक्स्ट पे देखते हैं। पीपल ने जो है किस प्रकार मेघों का स्वागत किया ये बताना है। तो पीपल ने जो है मेघों का जो स्वागत किया वो झुककर प्रणाम करके जो है स्वागत किया है, ठीक, अपनी पत्तियों के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा
सी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट इंग्लिश है, तो ये इंग्लिश यानी अंग्रेजी का पोर्शन जो है हमारे अंग्रेजी के सर के द्वारा कराया जाएगा, संस्कृत भी उन्हीं के द्वारा संस्कृत के द्वारा कराया जाएगा। ठीक, विज्ञान को देख लेते हैं हम लोग। तो विज्ञान को देखते हैं, तो विज्ञान में पूछा जा रहा है इसका प्रश्न जो है, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है और अधिकांशतः प्रश्नों जो है परीक्षाओं में पूछने वाला, ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इसमें जो वायुदाब को नापा जाता है उस किससे, बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। इसमें पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बीटी कपास क्या है। तो बीटी कपास के बारे में बताना है। तो बीटी कपास जो होता है वो एक ट्रांसजेनिक पौधा है, ठीक, जिसमें प्राकृतिक रूप से कीटनाशक उत्पादित करने की क्षमता होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सा है ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन जो है वो आपका ये ए जो है सल्फर ऑक्साइड, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके कारण जो है वर्षा की बूंदें, यह जो है वर्षा की बूंदों के साथ मिलकर उसे अम्लीय कर देती है। ठीक है, तो उसी को जो है अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सल्फर ऑक्साइड। नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो ये बताना है पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा आपका पहला, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जहाँ पे पाई जाती है वहाँ पे सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र उत्पन्न होता है। जैसे कि कहा जाए जो है, जैसे हमारे ले लिया जाए मैग्रोन वन, जैसे कि पश्चिम बंगाल साइड में, बंगाल की खाड़ी के पहले, और पश्चिमी घाट भारत के, ठीक, ये सारे ऑप्शन जो है स्थान जो हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो है आम को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो जो आम को हम लोग पाल रखते हैं, पकने के लिए रखते हैं, उसमें कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो है, माफ़ कीजिएगा इसका ये सही नहीं होगा, इसमें जो है कैल्शियम कार्बाइड का जो है प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला होता है CaC2। ठीक, इसी में जो है हम लोग आम को रख देते हैं तो आम 24 घंटे के अंदर पक जाता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। तो दूषित जल पीने से जो बीमारी फैलती है सभी लोग जानते हैं, टाइफाइड नामक बीमारी है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर टाइफाइड की बात करते हैं तो इसको साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणुओं के द्वारा ये जो है फैलती है। और इसमें जो है आपकी क्या प्रभावित होता है, इंसान का क्या प्रभावित होता है, तो इससे आंत जो है वो प्रभावित होती है और इंसान को जो है बुखार लगातार बना रहता है। ठीक, ये इसके जो है लक्षण है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैस जो है कौन सा है। तो नीचे जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इसमें ग्रीन हाउस गैस कौन सा है ये बताना है। माफ़ कीजिएगा नहीं है, यहाँ पे नहीं लिखा है, तो नहीं को देखना है कौन सा नहीं है। तो इसमें जो सही है वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये ग्रीन जो सही हो जाएगा वो आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, तो इसमें ये जो है सही है, ये नहीं है, ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी सारे जो है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये मीथेन गैस जो है ये सारे जो है ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं, जिससे कि तापमान में
पर्यावरण के तापमान में वृद्धि हो रही। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कौन द्विबीजपत्री पौधा है? तो द्विबीजपत्री पौधा के बारे में बताना है। 48 नंबर में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सरसों जो है हमारी ये दो बीजपत्री पौधा होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो जो जल पौधे में जो जल जड़ से नीचे पूरे पौधे में पहुंचाता है वो किसके द्वारा होता है, यही पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो आपका ए, जाइलम के द्वारा ये पहुंचाया जाता है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को मालूम होगा कि 79 लगभग जो है ये सबसे अधिक नाइट्रोजन और उसके बाद जो है लगभग 21% ऑक्सीजन हमारी जो है वायुमंडल में उपस्थित है। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला पोर्शन जो है ये मैथ का है, तो गणित के सर जो है इसको आप लोग को करा रहे होंगे। ठीक, हम लोग अगले पे चलते हैं। तो अगला पोर्शन है हमारा पर्यावरण व सामाजिक अध्ययन। तो पर्यावरण सामाजिक अध्ययन में ये पहला प्रश्न इसका जो है इसमें पूछा जा रहा है कि भूक्षरण का कारण क्या नहीं है? तो जो भूक्षरण का कारण नहीं है इसमें चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा ये बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही होता है इसका। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ढाल के विपरीत जो जुताई होती है उसी के कारण भूक्षरण नहीं होता है, और सभी के कारण जो है भूक्षरण होता है। जैसे जल कहीं बहकर जा रहा है तो मिट्टी भी उसके साथ जाएगी, हवा चल रही है तो भी जो है मिट्टी को लेकर जाएगी, और तृण रहित खेती जब करते हैं तो भी इसके कारण भूक्षरण होता है। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ढाल की विपरीत जुताई करने से जो है हमारा भूक्षरण नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा राज्य ललित कला जो है अकादमी कहाँ स्थित है? तो राज्य ललित कला अकादमी जो स्थित है वो हमारा लखनऊ में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट में बाज पक्षी जो बाज पक्षी है का जो है चित्रण किस मुगल शासन काल में हुआ है, ये बताना है इसमें। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जहांगीर के समय में ये हुआ है। इन्हीं के समय में जो है ये चित्रकला का सबसे अधिक जो है प्रभाव था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर जहांगीर। नेक्स्ट है पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो इसमें जो पेनल्टी स्ट्रोक संबंधित है वो आपका हॉकी खेल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन द्विबीजपत्री है? अभी ये आया था प्रश्न, रिपीट हुआ है तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही बताया गया था। नेक्स्ट पे पौधों में जल अधिग्रहण, ये भी जो है रिपीट हुआ है तो जाइलम होता है। ठीक, नेक्स्ट कौन सा पदार्थ कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? तो प्रथम साहित्य स्रोत कौन सा है ये बताना है इसमें। तो ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें ऋग्वेद जो है ये सबसे प्रथम साहित्य स्रोत था। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। वायुमंडल, ये भी रिपीट हुआ है, इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है? अगर हम लोग पर्यावरण को घूम के जो है अध्ययन करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव कराया जाता है, इसी के कारण इस प्रकार का भ्रमण जो है इसका मूल उद्देश्य यही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कारकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती है? तो कारकीय रूप का तात्पर्य है कि काम लेने के रूप में जो है सब शुष्क मिट्टी जो होती है उसकी विशेषता क्या होती है, उसको कैसे पहचानेंगे, यही बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कि मिट्टी में लवण सांद्रता जो है अधिक हो जाएगी तो उसको हम लोग इसी प्रकार से पहचान जाएंगे। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है शिक्षण कौशल से है।
तो इसमें शिक्षण कौशल के बारे में बताया गया है, मतलब पूछा जा रहा है। तो इस कैसे सीखने के बारे में सही क्रम बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो सही हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है ये बताना है इसमें। तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो आपका सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना ही जो है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। निदान करने का तात्पर्य है कि अगर जो है बच्चे की कमजोरियों को पहले देखेंगे कि किस में कमज़ोर है, उसके बाद जो है उसका उपचार करने का तात्पर्य है कि उसको उसका सलूशन करेंगे। ठीक, तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट को देखते हैं। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया है। तो डाल्टन शिक्षण विधि जो था इसको किसने किया है, सभी लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा ये देखते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका मिस हेलेन पार्कहर्स्ट के द्वारा ये जो है डाल्टन विधि का विकास किया गया था। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य संबंध किस प्रकार का होना चाहिए। तो इसमें जो है सभी प्रकार का जो है संबंध होगा, तो जो है आपस में जो है सही से संबंध बना रहेगा। जैसे कि स्नेह का भी संबंध होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए और सम्मान का भी होना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। अगले प्रश्न पे, मैकाले शिक्षा पद्धति का उद्देश्य क्या था। तो जो मैकाले द्वारा शिक्षा को लागू किया गया था, तो उसका मुख्य उद्देश्य का क्या था ये बताना है। तो इसमें जो है जो उनके द्वारा काम किए कर रहे थे उनमें जो है क्लर्क को जो है बनाना, इसका उद्देश्य यही था कि ये लोग पढ़ लिख के हमारे कामों में जो है क्लर्क का काम करें या क्लर्क टाइप में जो है मतलब समझें बातों को। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर ये बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत का आधुनिक शिक्षा का जनक जो है वो हमारे लॉर्ड मैकाले साहब को कहा जाता है। यही है हमारे भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक। ठीक, तो ऑप्शन इसका पहला बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय महिला शिक्षा समिति की अध्यक्ष कौन थी। तो राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की अध्यक्ष के बारे में बताना है। तो इसमें जो है ये दुर्गाबाई देशमुख जो है ये हमारी थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर इसका होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के बारे में बताना है। तो स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री जो थे वो भी प्रथम कौन थे ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो हमारे शिक्षा मंत्री थे स्वतंत्र भारत के पहले। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। संप्रेषण का कार्य क्या है। तो संप्रेषण का कार्य बताना है। इसमें संप्रेषण का कार्य जो होता है तो उसमें ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करना होता है, कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना होता है। ज्ञानेंद्रियों का तात्पर्य है दिमाग, मतलब अंदर मस्तिष्क का, और कर्मेंद्रियों का मतलब होता है कि हम लोग जब जो मूवमेंट करते हैं, हमारी शरीर मूवमेंट करती है, तो इसका तात्पर्य इससे है। और अनुभूति का मतलब होता है जो हम लोग एहसास करते हैं। तो इसमें इनमें से सारे सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संप्रेषण का तात्पर्य कार्य ही होता है। ठीक, नेक्स्ट पर चलते हैं। कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप कैसा होता है, कैसा होना चाहिए ये बताना है। तो कक्षा में जो संप्रेषण का प्रारूप होना चाहिए वो शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण दोनों होना चाहिए। मतलब कि हम लोग बोल कर भी कर सकते हैं और बिना बोले भी जो जिन चीज़ों को करते हैं वही अशाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बाल मनोविज्ञान के प्रश्न आ गए हैं। तो बाल मनोविज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सबसे अच्छा है। तो सबसे अच्छा कथन यानी सबसे सर्वोत्तम बताना है। तो इसमें जो सबसे सर्वोत्तम होगा वो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यानी कि चाहे जिस प्रकार का बच्चा हो वो अपने आप में विशिष्ट होता है, यही सबसे अच्छा इसका आंसर बनेगा। ठीक, तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सबसे अधिक ध्यान जो है किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। तो अगर कोई अध्यापक पढ़ा रहा है तो
तो उसका जो है सबसे अधिक किस मनोवैज्ञानिक तत्व पे ध्यान होना चाहिए ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर व्यक्तित्व विभिन्नता पे जो है इसका सबसे अधिक ध्यान होना चाहिए कि इसमें सभी प्रकार के बालक जो है बैठे हुए हैं। ठीक, ये नहीं है कि केवल सभी पढ़ने वाले ही हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, उनको भी ध्यान में रखकर उसको पढ़ाना चाहिए। ठीक, चल इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने का सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा अर्थ है? तो सीखने का उपयुक्त सबसे उपयुक्त अर्थ जो है हमारा वो व्यवहार में परिमार्जन होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? ये प्रकृति जो है इसका क्या अभिप्राय है? ठीक, प्रकृति पोषण में बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि जैविकीय विशिष्ट। एक मिनट, सारे ऑप्शन को देखते हैं। हाँ चलिए देखते हैं। तो इसमें जो है जैविकीय विशिष्टताएँ, पहला वाला जो है जैविकीय विशिष्टताएँ या वंशानुक्रम सूचनाएँ जो होती हैं, इसी को जो है प्राकृतिक पोषण विवाद कहा जाता है। इसी तात्पर्य, प्रकृति का तात्पर्य इसी से है। इसमें ऑप्शन पहला सही होगा आपका। नेक्स्ट, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, तो इसमें सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर चारों को देखते हैं और बताते हैं कि कौन सा इसका सही होगा। आप लोग भी कमेंट करके अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। ठीक, तो इसमें चलते हैं, देखते हैं कौन सा सही होगा। तो 95 में जो आपका सही हो जाएगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जो कि जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वास को प्रभावित करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? तो उसी के विषय में बताना है कि जो है बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। इसी चारों ऑप्शन में सही कथन ढूंढना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, माफ़ कीजिएगा, हाँ ये ऑप्शन जो सही होगा उसमें नहीं पूछा जा रहा है। ठीक, उस विषय में सही नहीं है ये बताना है। तो बच्चे तब सीखते हैं जब वो संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, तो सही है। तो इसमें नहीं पूछा जा रहा है तो होगा नहीं। तो इसमें बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, ये भी सही है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, ये भी सही है। तो इसमें बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, वो अपने समाज से भी सीखते हैं, बाहर के वातावरण में भी सीखते हैं। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल इसका जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए किस प्रकार की रणनीति को अपनाना चाहिए ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सही होगा बी ऑप्शन को देखते हैं, सारे ऑप्शन को देखते हैं। तो जो रणनीति अपनानी चाहिए वो बच्चों को उनके रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता जो करे, उसी प्रकार का रणनीति आप बनाना चाहिए या अपनाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए जो वर्तमान का स्कीमा है उसमें जो है किस बदलाव जो है की प्रक्रिया जो होती है क्या कहलाती है। ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है। जिन प्याजे के द्वारा इस शब्द को दिया गया है, ऐसे ऐसे शब्द जो है हमारे जिन प्याजे द्वारा साहब के द्वारा, ये चारों ऑप्शन जो दिया गया है, ऑप्शन जो शब्द दिए गए हैं ये सारे जिन प्याजे के द्वारा ही शब्द को दिया गया है। ठीक, तो इसमें जो सही होता है देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वो आत्मसात्करण कर लेता है, तो उसी में जो है बदलाव हो जाता है। बदलाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आत्मसात्करण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी माफ़ कीजिएगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा जो है किसके बजाय सबसे अधिक किसके बजाय सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पे स्पेस है और यहाँ पे भी स्पेस है, तो दोनों स्पेस को हमें भरना है। तो चलते हैं देखते हैं कि इसमें कौन सा भरा जाएगा। तो कहा जा रहा कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा जो है सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा आपका, यही सटीक इसमें बैठ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले सामाजिक नहीं होती है, पहले अहम केंद्रित होती है, उसके बाद फिर सामाजिक। ठीक, तो इसमें पहला सही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा
में क्या शामिल है ये बताना है। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है उसके विषय में बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ जो है, हस्तपरक का तात्पर्य है कि बच्चे जब करके सीखते हैं तो यही जो है बाल केंद्रित शिक्षा में के अंतर्गत आएगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। सामान्य ज्ञान और घटना जो है समसामयिकी मतलब घटना चक्र को देखेंगे। इसमें खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। तो जो है इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है ये बताना है। जो ब्लड बहता है तो थक्के बन जाते हैं, तो थक्के जो बन जाते हैं उसमें जो है कौन सी कोशिकाएं शामिल हैं या रहती हैं इसी के बारे में बताना है। तो इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो आपका थ्रोम्बोसाइट्स नामक एक कोशिकाएं हैं जिसके कारण हमारा रक्त जो है थक्का बन जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट देखते हैं। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा मैगेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसमें जो कहा जाता है वो युग्मनज कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की गति आमतौर पर प्रति मिनट जो है लगभग कितनी बार धड़कती है ये बताना है। तो जो आराम करते हैं उनके विषय में बात किया जा रहा है। तो उनकी नाड़ी जो है 60 से 75 के मध्य जो है धड़कन के बीच होती है। तो 30 भी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किया जा सकने वाला प्लास्टिक को क्या कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसको हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में है हमारा एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से और कितने लीटर तक जो है मूत्र विसर्जित करता है। तो इसमें जो है वो देखते हैं कितना करता है। तो इसमें ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा आपका वो 1.8 लीटर तक का जो है मूत्र को विसर्जित कर देता है 24 घंटे के अंदर। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वयस्क इंसान की बात किया जा रहा है, ये भी ध्यान देना है। अगले पे चलते हैं। अगले में पूछा जा रहा है 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प ये जो है 69/131 के द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में जो है किसको घोषित किया, किस दिन को घोषित किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये करंट अफेयर का है फिर भी लेकिन जीके के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा 20 जून। ठीक, तो ये ऑप्शन जो है अब आप जो है 20 जून को हम लोग जो है योग दिवस के रूप में भी मनाते हैं इसी दिन से। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए जो है किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो वो कौन थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डोइजी एंड डैम नामक वैज्ञानिक को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसके लिए, विटामिन के आविष्कार के लिए। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। इनसाइड आईवी एंड रा रोलिंग स्टोन दैट गेदर्स मास किस किताब मतलब ये जो किताब है इसके लेखक कौन है ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा के शंकरन नायर के द्वारा इस पुस्तक को लिखी गई है। इनसाइड आईवी एंड रा रोलिंग स्टोन डेथ गेदर्स मास। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ जो है शक्ति प्रदान किया गया है। तो इसमें जो है ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये डी बिल्कुल सही हो जाएगा जो कि 22वां संविधान संशोधन के द्वारा 2014 में ये हुआ है। तो ठीक है, इसी के द्वारा जो है हमारा संसद और राज्यसभा विधानमंडलों पर माल सेवा कर को नियंत्रित करने का कानून बनाया गया है। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है एक अनाधिकृत
कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है, यह संभवतः इसको क्या कहेंगे ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा आपका डी, इसको स्पैमिंग कहा जाता है। ठीक, जैसे कोई प्रोग्राम चल रहा है तो वो जो कर रहा है ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ को वो छुपाता है तो उसका तात्पर्य क्या होता है, स्पैमिंग से होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों में से जो है किसमें दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा आपका देखते हैं ब्राज़ील देश जो है दक्षिणी अमेरिका की बात किया जा रहा है, इसी में जो है वन क्षेत्र जो है सबसे अधिक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ब्राज़ील की बात करते हैं तो ब्राज़ील में जो है सबसे बड़ा कॉफ़ी बागान है जिसका नाम क्या है, फजेंडा के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, ये अक्सर प्रश्नों में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगले प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मनाया जाएगा या मनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सही होगा डी, 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार के रूप में हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार। नेक्स्ट पे चलते हैं। 2018 में जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा जो है किस मोबाइल की सहायता जो मोबाइल चलाया गया था ऐप का, उसका क्या नाम था। एक ऐप चलाया गया था तो उसका क्या नाम था, मोबाइल सहायता केंद्र का क्या नाम था ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो बी, सारथी नामक केंद्र जो था इसको जो है यात्रियों की सहायता के लिए चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था, सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा चलाया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगले 7 वर्षों के लिए जो है निम्नलिखित किन देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापारिक संधि को नया यानी नवीकृत कर दिया है। तो इसमें जो नया नवीकृत कर दिया गया है वो नेपाल है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहने वाले चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो जो 2018 की बात किया जा रहा है तो इसमें जो है कितने पदक चीन ने जीते हैं ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि 122 पदक के साथ वो शीर्ष स्थान पर था तो चीन। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो नीदरलैंड देश में है और हेग नामक स्थान पे, ठीक, हेग नामक स्थान पे है। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित किसमें हो जाता है। तो अंडाशय जो परिवर्तित होता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फल कहते हैं। ठीक, ये फल के रूप में जो है होता है। नेक्स्ट, क्षतिग्रस्त CHL और CHL की बात किया जा रहा है। एक मिनट, CHL हाइड्रो नहीं, CHL नहीं, ठीक, चलिए देखते हैं। CHL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान जो है सुरक्षित रूप से किस रूप में किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें स्पेस वाष्प होता है जो स्वभाव से जहरीली होती है। तो ऑप्शन देखिए सामने है, इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो पारे के बारे में ये बात किया जा रहा है। पारे को जो है इसका जो है क्या करना चाहिए, निपटारा वाष्पन मतलब अच्छी तरह से सुरक्षित रूप से इसको जो है निपटाना चाहिए। ठीक, ट्यूबों में निपटान करना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। और CFL जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूब, इसमें जो है पारे को भरा जाता है। पारे
के जो है इसमें डाल के बनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? तो इसमें स्थान में जो भरा जाएगा वो आपका ये जाइलम कहा जाता है। ठीक, जाइलम के द्वारा ही जो है पत्ते मतलब जो है जड़ के द्वारा जो है धीरे धीरे सभी पौधों के सभी अंगों में जल को पहुंचाता है, जिसका नाम जाइलम है। और फ्लोएम जो है उनमें खनिज तत्वों को पहुंचाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पुरुत्पादक बीज उत्पादन पौधों का नाम क्या है? तो इसमें ऑप्शन चारों दिए गए, इसी में ढूंढना है। तो इसमें आलू जो नामक जो पौधा है इसको पुनरुत्पादक बीज कहा जाता है। ठीक, यानी कि आलू के द्वारा ही आलू को उत्पन्न किया जाता है, इसका तात्पर्य है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल जैसे कि पौधे या जानवर से के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर या कोयले पौधों, पानी और हवा से तैयार किया गया था, तो वह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर कौन सा था ये बताना है। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन सही हो गया, इसको नायलॉन को बनाया गया था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक, और उसको एक भेड़ थी, भेड़ से बनाया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है। तो जो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाएगा। स्पेस है, उसके बाद में अधिगृहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो इसमें जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस देखते हैं चारों ऑप्शन को। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला जीन बैप्टिस्ट लैमार्क नामक वैज्ञानिक जो थे उनके द्वारा जो है विरासत के सिद्धांत को दिया गया, अधिगृहित चरित्र की विरासत। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग योम विलियम्स इन्फ्लुएंसर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसमें जो पुस्तक के लेखक हैं उनका नाम बताना है। तो इनके नाम जो है नंदन नीलेकणी नामक वैज्ञानिक मतलब लेखक के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी ये बताना है। तो जो जीएसटी की सिफारिश की गई थी वो जीएसटी परिषद के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो ये जो है बेंगलुरु में स्थापित किया गया था फाइबर पुलिस स्टेशन पहला भारत का। नेक्स्ट है हमारा एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह जो है उत्तर प्रदेश जिले के किस शहर से या किस उत्तर प्रदेश में किस शहर से जो है संबंध रखती हैं? तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो सी रायबरेली से वो संबंध रखती हैं अपना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। महिला वर्ल्ड कप 2018 का 11वां संस्करण किसने जीता है? तो इसमें जो जीता है वो नीदरलैंड्स के द्वारा जीता गया है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। किस देश ने U20 फुटबॉल टीम ने 2018 कोटि कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता? तो इसमें भारत ने इसको जीता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर इसका। रीजनिंग के प्रश्न हैं, रीजनिंग के सर के द्वारा ये बताया जाएगा। ठीक, हम लोग चलते हैं सूचना तकनीकी पे, आईटी पे। तो इसमें प्रश्न पहला है, प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर के निर्माता कौन थे? तो प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर के निर्माता जो थे हमारे वो ब्लेज पास्कल नामक वैज्ञानिक थे। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर कब बना? तो सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर विश्व की बात किया जा रहा है तो इसमें जो बना है वो ए ऑप्शन 1976 में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक कौन सी है? तो इसमें जो माउस टेक्निक है उसको हम लोग राइट क्लिक द्वारा जो है करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कीबोर्ड में फंक्शन की
की कितनी संख्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इन सब को आप लोग की में कितने फंक्शन की हैं, कितने टाइप की हैं, सारे के कितने न्यूमेरिक हैं, ये सब देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्नों से 1-2 प्रश्न क्वेश्चन में प्रश्न परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है फंक्शन की संख्या 12 है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 मिनट 12 नहीं है, इसमें जो है आपकी फंक्शन की संख्या हाँ 12 ही है, तो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है। अगर कह रहा है अगर सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है ये बताना है। तो इसमें हार्ड कॉपी जो है एक प्रिंटेड आउटपुट है, आउटपुट वो भी है लेकिन वो क्या है, एक प्रिंट किया हुआ जो है हार्ड कॉपी है। ठीक, नेक्स्ट पे जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि के प्रश्नों को देखेंगे। तो इसमें जो है आपका देखते हैं कौन सा, व्यावसायिक संगठनों में अपनी संस्था में कितने तत्वों को रखा है। तो इसमें जो है कोई किसी को भी नहीं रखा है, कोई नहीं है इसमें, ईमानदारी भी नहीं, पारदर्शिता, जवाबदेही कोई नहीं। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार पर प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, तो उसको क्या कहा जाता है। तो उसको सबसे अच्छा अभिप्रेरणा कहा जाता है या अभिप्रेरक कहा जाता है, प्रेरित कर दिया जाता है किसी को, तो इस सब सारे अंदर उसके गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसका डी सही होगा। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, कैसे जो है बालक को पढ़ाना चाहिए। चलिए ऑप्शन दिखने लगा सारा, देखते हैं कौन सा सही होगा इसका। तो एक शिक्षक को चाहिए कि जब विद्यार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई विद्यार्थी आपस में कुछ वार्तालाप कर रहे हैं तो उनको वार्तालाप के समय तो उनको टोकना नहीं चाहिए, करने देना चाहिए। ठीक है, बाद में समझाना चाहिए। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अपेक्षित शिक्षा के पुनर्निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो पहला शिक्षक राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। पुरस्कार के लाभ क्या है। तो अगर बालक को पुरस्कार दिया जाता है तो उसका क्या लाभ होता है ये बताना है। तो उसमें सभी जो है लाभ हो जाएंगे, जैसे शक्तियों द्वारा विश्वास उत्पन्न होता है, आनंद और प्रेरणा प्राप्त होती है, नियमित एवं कार्य व्यापरायणक होकर जो है बालक कार्य करने लगते हैं। तो सभी सही हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्पेस है को एक अभिप्रेरित शिक्षक का संकेतन माना जाता है। तो किसको अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतन माना जाता है। चारों ऑप्शन दिखने लगे हैं, बताइए कौन सा सही होगा इसका। कमेंट करके आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखिए उत्तर को। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। अगर बालक कोई प्रश्न को शिक्षक द्वारा किया जाता है तभी जान लीजिए बालक प्रेरित है। ठीक, तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो जो मूल कर्तव्यों का विवरण है वो संविधान के भाग नंबर 4 के का में है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी 147 में मूल कर्तव्यों की बात किया जा रहा है। 1 2 हाँ, तो भाग 4 के का में ये दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। निर्देशन का अर्थ क्या है। तो निर्देशन का अर्थ बताना है। तो निर्देशन का अर्थ जो होता है हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विकास में सहायक प्रक्रम इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो इसका क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य यह है कि कारण जानने की चेष्टा करेंगे कि मतलब कि क्यों देर से वो आता है। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला प्रश्न तो बहुत बड़ा है, चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति अगर देता है तो कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक गठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने के लिए जो है कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है ये बताना है। तो चारों ऑप्शन को देखते हैं।
तो चारों ऑप्शन जो है हमारा उसमें बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपका अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए, तो उसका जो है हल हो सकता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।